सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस विषय के पवन सीरीज के अंतर्गत जो अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस है उसका तीसरा पार्ट। इससे पहले हमने पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया था और पार्ट 2 में हमने टोटल 100 क्वेश्चन तक पढ़ाया था। तो आज यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 100 के बाद जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर आज सभी को कंप्लीट कर देंगे और ये पूरा आपका अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस का सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा साइंस सब्जेक्ट का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, यौगिक किसे कहते हैं, यानी कि यौगिक क्या होते हैं। दोस्तों, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, मिश्रण किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलाकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे कि सिरका, पीतल। दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे सिरका, पीतल आदि। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं और मिल करके मिश्रण बनाते हैं, जैसे कि सिरका हुआ, पीतल हुआ। क्वेश्चन नंबर 103 है, प्रतीक क्या है। किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रतीक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास पड़ोस में जो भी परिवर्तन होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं और इन सभी के बारे में ऑलरेडी मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है, जब मैंने क्लासेस ली थी आपके साइंस सब्जेक्ट की। आप कभी भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं, तीव्र या मंद परिवर्तन, अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन। ये सभी हमारे पास पड़ोस में होने वाले क्या हैं, परिवर्तन हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, दो या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तन किस कारण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तन एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फूटना प्राकृतिक परिवर्तन है, क्योंकि चाहे ज्वालामुखी हो, भूकंप हो या ये सब बाढ़ हो, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो ये प्राकृतिक परिवर्तन के थ्रू होती हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन क्या है। निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित तथा वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित कहलाते हैं। तो नियमित परिवर्तन में आप देख सकते हैं दिन और रात का होना, ये निश्चित है, ये नियमित परिवर्तन आप रोज देखते हो, ठीक है। और जिनका समय निश्चित नहीं होता है वो अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। आप देखिए, हाइड्रेसिड अम्ल, ऑक्सी अम्ल और थायो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 109 है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है। पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य है जब बाह्य दूषित वस्तुएं आसपास के परिवेश को दूषित कर देती हैं, तो उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जब हमारे आसपास की वस्तुएं या हमारा परिवेश दूषित हो जाता है, जैसे कि पानी स्वच्छ है लेकिन पानी में अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के उसमें कचरा डाल दिया गया, इस तरीके से कुछ ऐसी चीजें डाल दी गई जिससे पानी क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। इसी प्रकार से हमारा जो वायुमंडल है या जो हमारा वायुमंडल की परतें हैं, इस वायुमंडल में जब हम अलग अलग प्रकार की चीजें करेंगे जिससे कि इन्वायरमेंट प्रदूषित हो, जैसे कि अब अगर कल कारखाना लगा हुआ है तो उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो क्या करेगा, वो तो वायुमंडल को तो प्रदूषित करेगा ही, वायु को, साथ ही साथ क्या करेगा, हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, मिट्टी में भी अगर प्रदूषित पदार्थ मिलेंगे तो क्या होगा, उससे मृदा प्रदूषण होगा। ध्वनि में भी ध्वनि प्रदूषण भी होता है, अगर तेज तेज गाड़ियों का हॉर्न कोई बजा रहा है तो इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो जो पर्यावरण प्रदूषण है इसमें ये सभी चीजें आती हैं, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, ये सभी आते हैं पर्यावरण प्रदूषण के ही अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 110 है, पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने का कोई एक कारण बताइए।
तो पर्यावरण प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण अगर ज्यादातर किसी से हो रहा है तो वो हो रहा है यातायात के साधनों से, जो कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, यातायात के जो भी साधन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों का उल्लेख करिए। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 112 है, जल प्रदूषण का कोई एक कारण बताइए। तो जल प्रदूषण, जो हमारा पानी गंदा हो रहा है, उसका कारण है कूड़ा करकट, ये ऑलरेडी मैंने भी आपको बताया है। कचरा, डिटर्जेंट आदि, ये सभी क्या है, ये सभी कचरा फैलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, समझाइए। प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है, जैसे कि भूकंप, सुनामी, बादल फटना, ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा पड़ना, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनके बारे में कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, मिट्टी परत हल किस प्रकार का कूड बनाता है। तो ये आयताकार कूड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट सेकंड में कराया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस प्रकार होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल CO2 और H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ पर आप सूर्य का प्रकाश लिख सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये क्रिया होती है तो इससे निकलता क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन गैस, उसके बाद ग्लूकोज यानी कि एनर्जी, और फिर हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से ये इसका पूरा रासायनिक समीकरण है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके 2015 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों के, तो इसका मतलब ये पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, जांघ की अस्थि का नाम लिखिए। जांघ की जो अस्थि होती है या जांघ की जो हड्डी होती है, ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फीमर जो हड्डी है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 118 है, 4Na + O2 = समीकरण को पूरा कीजिए। यानी कि 4Na + O2 मिल करके क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे 2Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 119 है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीकों को लिखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सपोज किया गया है, कोई परमाणु, यहाँ पर देखिए कोई तत्व है X, उसकी यहाँ पर आप देखिए परमाणु संख्या O और परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर M माना गया है। तो यहाँ पर आप देखिए X कोई तत्व है और ये जो O संकेत है ये परमाणु संख्या को दर्शा रहा है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, और जो ऊपर है ये परमाणु द्रव्यमान की संख्या को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 120 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आसान क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्रिया होगी किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से। तो क्या बनेगा, NaOH प्रबल क्षार, HCl प्रबल अम्ल। अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर भी लवण और जल ही बन रहा है। NaCl क्या है, नमक है यानी कि लवण है, और H2O क्या है, जल, लिक्विड। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ये अभिक्रिया बहुत ही आसान है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा इसको। यहाँ पर आप देखिए NaOH + HCl मिल करके कैसे बनेगा, आप देखिए यहाँ का Cl और यहाँ का Na, ये NaCl बना लेगा, और ये H और ये OH, ये दोनों मिलकर के H2O बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे कि माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना तथा फटना, ये सभी बहुत तीव्र गति से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, वाष्पन किसे कहते हैं। जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 123 है, चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान है, आप सभी को लोगों को ये फार्मूला अच्छे से याद होगा, चाल बराबर दूरी बटे
समय, तो दूरी को हम मीटर में मापते हैं और समय को सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड, यही हो गया मीटर पर सेकेंड, यही हो गया चाल का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 124 है, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को ही, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी एक ही खेत में निश्चित समय में एक फसल उगा ली गई, जैसे कि अभी धान की फसल को काटने के बाद, यानी कि धान की फसल तो कंप्लीट हो गई, उसको काट दिया गया, अब इसी में हम गेहूं की फसल अगर बोएंगे तो निश्चित रूप से किस प्रकार से हम कोशिश करें कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो वापस वैसे ही बनी रहे, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे फसल चक्रण कहते हैं। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली को ही क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, तृतीय प्रकार के उत्तोलकों के दो उदाहरण बताइए। जो तृतीय प्रकार के उत्तोलक है उनमें प्रमुख रूप से हैं चिमटा और चाकू, तो याद रखिएगा आप। और ऑलरेडी मैंने बताया भी आप लोगों को कि बहुत ही अच्छे से मैंने उत्तोलक चैप्टर को पढ़ाया है, आप लोग कभी भी उस चैप्टर को देख सकते हैं। साइंस विषय के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, आपको बहुत ही आसानी से और अच्छे से आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और इससे उत्तोलक चैप्टर से फिक्स है कि 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में आने ही आने हैं साइंस के। क्वेश्चन नंबर 126 है, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH, एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 127 है, मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। नवीकरणीय जो साधन है ये कभी समाप्त नहीं हो सकते, ये असीमित हैं। ये क्या है? असीमित ऊर्जा के स्रोत है, जैसे कि सौर ऊर्जा हुआ, इसके अलावा पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। और जो अनवीकरणीय स्रोत है ये क्या है? ये सीमित है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, एलपीजी सिलेंडर में जो भरा जाने वाला गैस होता है, एलपीजी गैस, तो ये सभी खत्म हो सकते हैं कभी भी। तो ये अनवीकरणीय, यानी कि ये नए नहीं हैं, ये सीमित है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। और नवीकरणीय असीमित है, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नवीकरणीय को हम असीमित के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। और अनवीकरणीय को ऊर्जा के सीमित स्रोत के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, वसा में घुलनशील 2 विटामिनों के नाम लिखिए। मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से आप एक ग्लास ले लीजिए, ठीक है? इस तरीके से आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको याद रखने के लिए ट्रिक के माध्यम से, एक ग्लास है, ठीक है? अब इस ग्लास में आपको क्या करना है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो आप इसमें आप डाल दोगे विटामिन ए, डी, ई, के। जब आप ए, डी, ई, के डालोगे तो ये पानी में जाएगा, लेकिन ये घुलेगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं घुलेगा, ठीक है? अब आप इसी ग्लास में, अब आप क्या करोगे, अब कौन कौन से बचे हुए विटामिन है? विटामिन बी और सी हैं। तो जब आप बी और सी को डालोगे तो ये पूरी तरीके से इस पानी में घुल जाएंगे। तो इसका मतलब जो विटामिन बी और सी होते हैं ये पानी में घुलनशील हैं, पानी में घुलनशील हैं। और जो विटामिन ए, डी, ई और के है ये पानी में घुलनशील नहीं है। यानी कि इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि के, ई, डी, ए, इस तरीके से हमने इसको कीड़ा बना लिया। तो कीड़े को अगर आप पानी में डालोगे तो वो घुलेगा पानी में? नहीं घुलेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप विटामिन बी, सी को डालोगे पानी में तो विटामिन बी, सी पानी में जाते ही घुल जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से याद रखना है कि कीड़ा, के, ई, डी, ए, कीड़ा पानी में नहीं घुलेगा, जबकि जो बी, सी है, बी, सी पानी में घुल जाएगा। तो अब आपको याद रहेगा, उम्मीद करती हूँ। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 है, टीकाकरण क्या है? लिखिए। टीकाकरण उपयुक्त समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार ही टीकाकरण कहलाता है।
बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर व दूसरी बार 5 वर्ष के बाद लगवाना चाहिए। दोस्तों बच्चों को का टीकाकरण इसीलिए होता है कि बच्चों को बीमारियों से पहले ही प्रोटेक्ट कर दिया जाए। कभी भी जब वो बड़े हों तो उन बीमारियों के लिए उनके पास प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही उत्पन्न रहे कि आगे चल करके उनको वो बीमारी हो ही ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 है, सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं? सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कौन कौन सी? उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी, पहिया और धुरी। क्वेश्चन नंबर 132 है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम। तो सबसे नजदीक कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 133 है, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव के खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो यहाँ पर देखिए मैल पिगियन यानी कि निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। जल 17 में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं एक लाइन से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 है, किसी एक अम्ल एवं क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अम्ल यहाँ पर देखिए ढेर सारे लिखे हुए हैं। अम्ल में HNO3, H2SO4, HCl तो आपको पता ही है, अगर कोई नहीं है तो HCl तो पता है कि ये अम्ल है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्षार में NaOH भी आपको पता है प्रबल क्षार है, KOH, NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस। ये सभी आप याद रखिएगा, इसमें से कम 2-2 एग्जाम्पल तो याद ही रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में भी आए तो आप बिल्कुल सही लगाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 है, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? +3 है। क्वेश्चन नंबर 137 है, ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा हम गर्म करते हैं जल को? यानी कि जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा के किस विधि से हम ऊर्जा के संचरण की कौन सी विधि होती है जिससे हम जल को गर्म करते हैं या जो जल होता है वो गर्म हो जाता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे ऊर्जा के संवहन विधि द्वारा पानी क्या होता है? जल्दी से गर्म हो जाता है, जैसे ही आप गैस पर ऑन करके रखते हो। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो होती है P = यहाँ पर आप देखिए mgh लिखा हुआ है, और जो गतिज ऊर्जा होती है K = ½ mv² होता है। इसका फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग हैं? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 9 वर्ग हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मेरेस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। माँ का दूध न पीना या भोजन उचित मात्रा में ग्रहण न करना भी मेरेस्मस रोग का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कास्टिक सोडा आप देखिए Na2CO3 होता है इसका फॉर्मूला, और जो खाने का सोडा होता है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इस तरीके से आप इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 है, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। तो कीटनाशक पदार्थ में DDT, BSC जो कीटनाशक पदार्थ होते हैं, DDT का छिड़काव आपने देखा होगा अक्सर होता है कुओं में, ऐसी जगह पर जहां पर कीटाणु या जीवाणु ना पनपने पाए, मच्छर ना पनपने पाए, ऐसी जगहों पर। इसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर याद रखिएगा आप इनमें से DDT, BHC, मैलाथिन, अगर सबका नाम आप याद रखते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पर केवल और केवल देखिए एक ही कीटनाशक का नाम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 143 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है या कौन से रोग होते हैं? मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बता दिया है पहले ही कि रासायनिक नामों को कैसे याद रखना है, और आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो जो डी है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, यहाँ पर फ लिखा है कैल्सीफेरॉल, और इससे रोग होता है रिकेटस या सूखा रोग। क्वेश्चन नंबर 144 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। दोस्तों बेकिंग सोडा को ही खाने का सोडा या मीठा सोडा कहते हैं, और अभी आपने ऊपर यहाँ पर आपने देखा है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या मीठा सोडा, तीनों का एक ही फार्मूला है NaHCO3, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और देखिए उपयोग क्या होता है, ब्रेड के निर्माण में, पेय पदार्थों के निर्माण में, भोजन इत्यादि में इसका प्रयोग होता है बेकिंग सोडा का। क्वेश्चन नंबर 145 है,
जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। मैंने अच्छे से समझाया है कि ये जो है KE, D और A, ये जो कीड़ा है ये जल में नहीं घुलेगा, और जो ये जो BC है ये जल में घुल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ये ट्रिक आपको याद रहेगी तो गलत नहीं होगा आपका एग्जाम में। और ये क्वेश्चन अभी आपने देखा है पीछे भी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 146 है, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में तो चाबी में ये सीमित होता है, यानी कि जो घड़ी में हम जब चाबी भरते हैं तो स्प्रिंग में जो ऊर्जा एकत्रित होती है वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में तो होती ही है, लेकिन ये यांत्रिक ऊर्जा भी दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर ये किस में आएगा? तो ये आएगा स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है? ये एकत्रित होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में तो होता है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा भी दो रूप में होती है, गतिज और स्थितिज। तो ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित होता है घड़ी में चाबी भरने पर ऊर्जा। तो याद रखिएगा, यांत्रिक भी लिखेंगे आप तभी भी सही रहेगा, और अगर इसको यांत्रिक के अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा लिख देंगे तो और सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। देखिए, त्वचा, वृक्क, यकृत, फेफड़े, आंत इत्यादि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है, कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई लिखिए। तो कार्य की इकाई क्या होती है? सबसे पहले कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को ही कार्य कहते हैं। W बराबर F इंटू D, आप सभी लोगों ने पढ़ा है। बल गुणे बल की दिशा में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? यहाँ पर आप देखिए, कार्य कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर। तो यहाँ पर जो बल है इसकी जो इकाई होती है, जो यहाँ पर कार्य होता है, इसकी इकाई जूल होती है। ठीक है, जूल होती है, याद रखिएगा आप। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के साइंस विषय में जितने भी क्वेश्चन थे सभी को मैंने यहाँ पर टोटल कंप्लीट करवा दिया। अब उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, अपने कॉलेज के ग्रुप में दोस्तों प्लीज शेयर कर दिया करें आप वीडियो को, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके वीडियोस का लाभ ले सकें और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं आपको सभी की लिंक मिल जाएगी, सभी वीडियोस को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, अब तक जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे हमारे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे पूछते हुए रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे हमारे चैनल से बने रहेंगे और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दीजिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है ऐसे ही हमसे पूछते रहिए। आप लोगों के सभी समस्याओं का समाधान हम हैं यहाँ पर करने के लिए। और दोस्तों, आप लोगों को हर एक वीडियो हमने पढ़ा दिया है, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से भी आपके नोट्स बनवा दिए हैं, तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप बस केवल पढ़ते रहिए और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने एग्जाम में, अगर ऐसे ही आप हमारे चैनल से पढ़ते रहेंगे। आगे चल करके लगातार ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बहुत अच्छा करते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा इसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी। इन सभी की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी और टेलीग्राम पर जुड़ने से आपको सभी वीडियोस भी लगातार, वहां पर जो भी वीडियोस हम बनाते हैं वो सभी वीडियोस भी लगातार आपको मिलेंगी। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और लगातार ऐसे ही आप हमारे सभी वीडियोस को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।